Hello, good morning friends. Myself Radhishyam, nursing officer, ESIC Delhi. I will start online classes, that is Rhythm Career Point, for all nursing students, and I want to share my knowledge with all students and upgrade their knowledge by which they go to the competition level of practice. ठीक है ना? तो सबसे फर्स्ट आप स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग. क्लियर? 2 लेक्चर हमारा रोज के या फिर 6 इन अ वीक तो हिसाब से आपके साथ शेयर किए जाएंगे. ये 1 लेक्चर इज पीडियाट्रिक एंड 1 लेक्चर इज ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग. क्लियर? तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि हम सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं. अगर हमको सफल होना है तो एक बार और प्रयास किया जाए, क्योंकि सफलता का एक राज है, एक प्रयास और किया जाए. उसी प्रयास को, एक प्रयास के साथ में आप लोगों भी हमारे साथ एक प्रयास कीजिए, निराश ना होइए. जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम कंपटीशन से बाहर हैं या हम कंपटीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो अपनी मेहनत के साथ और हमारे साथ जुड़ करके एक बार एक पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ प्रयास करें. हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी मेहनत में और आपकी लगन में कोई कमी नहीं रहती है, तो आप कंपटीशन तक जरूर पहुंचेंगे. किसी भी तरीके से हिम्मत ना हारिए और जुट जाइए हमारे साथ. ठीक है? 0 लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल की, हर एग्जाम की कंपटीशन लेवल तक आपको लेके जाएंगे. क्लियर फ्रेंड? तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग. पीडियाट्रिक नर्सिंग. क्लियर? अब फर्स्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो इसका थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखेंगे. क्लियर? जैसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, क्लियर, और हिस्ट्री की बात करेंगे. तो इंट्रो में से ज़्यादा एग्जाम लिख हो जाते हैं. इंट्रो में से और पीडियाट्रिक वर्ड ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है. 3 ग्रीक वर्ड से पीडियाट्रिक नर्सिंग मिलकर के बना है. ठीक है ना? पीडिया, आइट्रिक और इक. क्लियर? दैट इज पीडिया. मैंने आपको बताया है पीडियाट्रिक कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड. ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है पीडियाट्रिक, जिसको पीडियाट्रिक या ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिससे फर्स्ट होता है पीडिया, नेक्स्ट होता है आइट्रिक, नेक्स्ट होता है एक. क्लियर है? अब पीडियास का मतलब होता है अ चाइल्ड. क्लियर? आइट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस. क्लियर है? इसका मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन. क्लियर है? अब पीडियाट्रिक को अगर कंप्लीट देखा जाए या फिर ग्रीक लैंग्वेज में पीडियाट्रिक को क्या कहा जाता है? अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन in which deal about the child treatment of illness and prevent of their illness. क्लियर? मेडिसिन की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर बच्चे की बीमारी को प्रिवेंट किया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी की जाती है. दैट इज नोन एज पीडियाट्रिक. क्लियर? और पीडियाट्रिक नर्सिंग अगर इसी ट्रीटमेंट इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए जो नर्सिंग केयर दी जाती है, दैट इज पीडियाट्रिक नर्सिंग. क्लियर? एक चीज और आपकी क्लियर कर देता हूँ कि पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर चाइल्ड की इलनेस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी की जाती है. क्लियर फ्रेंड? अब उसके बारे में तो चाइल्ड कहाँ तक का? 16 ईयर्स. कहाँ तक? 16 ईयर्स, यानी एडोलेसेंट तक. एडोलेसेंट तक. क्लियर? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पीडियाट्रिक के अंदर कहाँ तक के बच्चों को, किस उम्र या किस स्टेज तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है. क्लियर? 16 ईयर्स इन इंडिया. एडोलेसेंट इन इंडिया. इन इंडिया या बोल सकते हैं डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्री. क्लियर? डेवलप्ड कंट्री के अंदर किसको एडोलेसेंट या 16 ईयर्स तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है. बट 18 ईयर्स
ये भी एडोलेसेंट ही है। इसको डेवलपिंग कंट्री क्लियर। डेवलपिंग कंट्री के अंदर 18 ईयर्स तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आपने लिख लिया है, ठीक है, समझ सकते हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक वर्ड को ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है पीडिया आइट्रिक। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, एंड इस का मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। क्लियर। अब बात करते हैं फादर ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक है, कई बार पूछा जा सकता है, पूछा गया है फादर ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग, सॉरी फादर ऑफ पीडियाट्रिक। फादर ऑफ पीडियाट्रिक इज द अब्राहम जैकोब। क्लियर। कौन है फादर ऑफ पीडियाट्रिक? अब्राहम जैकोब। क्लियर फ्रेंड्स। ये पीडियाट्रिक का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है। क्लियर, जो आपसे इन फ्यूचर पूछा जा सकता है स्टेट पीपीएस एग्जाम के अंदर। इसके बाद करेंगे अपन हिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक का इतिहास, इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट एक कॉमन क्वेश्चन है कि नेशनल चिल्ड्रन डे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं चिल्ड्रंस डे इन इंडिया, दैट इज 14 नवंबर। 14 नवंबर। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात कर सकते हैं इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे की। इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर। क्लियर। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेशनल बात करते हैं, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देखना है। नेशनल पूछा, इंटरनेशनल पूछा है। नेशनल 14 नवंबर और इंटरनेशनल 20 नवंबर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी हम जल्दबाजी करते हैं, ठीक है ना। धीरज रखें, आसानी से क्वेश्चन को पढ़ें। जल्दबाजी करते हैं, उसमें नेशनल इंटरनेशनल न देख करके आपको 14 नवंबर याद रहता है और इसको टिक मार्क कर देते हैं। इस तरीके की सिली मिस्टेक ना करें। क्लियर। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर कुछ बच्चों के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए कुछ आर्टिकल बनाए। उनके द्वारा कुछ जुवेनाइल जो एक्ट होते हैं या जो कुछ वायोलेंट होते हैं बच्चे, या कुछ जो अपराध कर देते हैं, कुछ पनिशमेंट होते हैं उनके लिए, तो उनको किस अपराध के लिए या किस चाइल्ड के, यानी जो बिलो 18 ईयर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें किस तरीके का पनिशमेंट दिया जाए, किस अपराध के लिए, इस सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से लिखा गया है। तो वो क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को इंक्लूड किया है, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। जैसे आर्टिकल 23, 24, 39F, क्लियर, और 45, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको इसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है। देखो, सबसे फर्स्ट 23 की बात करते हैं। 23 और 24 आर्टिकल्स की बात करें, फिर 45 की करें, 39F की करेंगे। क्लियर। तो 23 और 24 के अंदर किसको इंक्लूड किया गया है? जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन राइट बाय देयर ऑब्जर्वर। क्लियर, याद रखिए। एक्सप्लॉयटेशन of children, exploits of children's rights by their observer। क्लियर।
जो बच्चों की देखभाल करते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए या जिसके अंडर में बच्चों को बड़ा किया जाता है, ग्रो किया जाता है, वो किस तरीके से बच्चों के राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, तो वो किसके अंदर उनको उस एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 को बनाया गया। क्लियर? आपको इतना सा याद रखना है। फिर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी इंपोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको और राइट डाउन भी करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी टूवर्ड्स सिक्योरिंग द चाइल्डहुड एंड यूथ। ठीक है ना, चाइल्डहुड या एडोलेसेंट अप टू 16 ईयर्स। क्लियर? यहाँ तक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिसी है इसकी रिगार्डिंग सिक्योरिंग द चाइल्डहुड एंड यूथ। ठीक है ना, अब इसका वर्णन किसमें किया गया है? आर्टिकल 39 एफ के अंदर। क्लियर? आर्टिकल 39 एफ के अंदर इसका वर्णन किया गया है और किस तरीके से इनको सिक्योर किया जाना है, उनके चाइल्डहुड में या इनकी यूथ पीरियड के अंदर किस तरीके की उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। ये सब किसके अंदर बना है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी आर्टिकल 39 है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री एंड, काफी इंपॉर्टेंट है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन by state। free and compulsory education by state up to 40 years of age। क्लियर फ्रेंड? ये आर्टिकल 45 के अंदर बताया गया है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 45। क्लियर? आपको लिख लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफी हिस्टोरिकल वे है, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? और हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट, इस चीज को याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर भी पूछा गया था। ठीक है ना, और एम्स के द्वारा भी पूछा गया है कि हेल्थ इज अ मैटर ऑफ, हेल्थ किसका मैटर है? हेल्थ इज अ मैटर ऑफ। तो इसके अंदर ऑप्शन में आता है नेशनल, इंटरनेशनल, WHO, स्टेट, इस तरीके से आता है। ठीक है, नेशनल मैटर है, इंटरनेशनल मैटर है, WHO का है या फिर स्टेट का है। तो हेल्थ इज अ मैटर ऑफ स्टेट। क्लियर? इसी तरीके से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स इज अ मैटर ऑफ स्टेट। अगर यहाँ पर भी आपको नेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल या इससे दिया जाता है IR, NCERT, इस तरीके से ऑप्शन में कुछ भी डाला जा सकता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट। क्लियर? इस तरीके क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा घुमा करके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है ना, एक कुछ हिस्टोरिकल व्यू है अबाउट द पीडियाट्रिक नर्सिंग। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट। कुछ एक्ट है, क्या है? एक्ट। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट, चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938। क्लियर? बच्चे को किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा? ठीक है ना, उनको जीवन बिताने के लिए या किसी भी तरीके से उनके फ्यूचर पे किसी भी तरीके का, न मानो माँ बाप का या उनके ऑब्जर्वर्स का किसी भी तरीके से चले जाना नहीं होना। ठीक है ना, अनाथ बच्चे हो जाते हैं तो उनको रोजी रोटी के लिए किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, तो इसके लिए भी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, दैट इज 1938 देना कंपलसरी है। अगर नहीं, इसका वर्णन किसमें किया गया है? इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल
आर्टिकल नहीं है इसके अंदर, सेक्शन है, आर्टिकल का सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड 4। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन 3 एंड 4 के अंदर क्या गया है, जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1938 है उसका जो सेक्शन है 3 एंड 4, उसके अंदर बच्चे को किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसके बारे में लिखा गया। अगर उनसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता है या फिर इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जो कि उनके फ्यूचर के लिए या उनकी हेल्थ के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए क्या है, गलत सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या किया गया है, इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट देने की बात कही गई है। क्लियर? पनिशमेंट क्या होगा, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट, 1 साल का जेल हो सकता है, विद इम्प्रिजनमेंट विद 500 to 2000 पेनल्टी। क्लियर? याद रखना है, ये पूछा जा सकता है 1 ईयर और कितनी पेनल्टी होगी किसके अंदर, अगर कोई भी चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट सेक्शन 3 एंड 4 का वायोलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उनमें किस तरीके का पनिशमेंट का प्रावधान है, 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट विद 500 to 2000 पेनल्टी। क्लियर? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन फ्यूचर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्लियर? चलो इसी में से बात करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है द चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है ना, 1986। क्लियर? द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, इसके अंदर किसको इंक्लूड किया गया है कि बच्चे को ऐसा कोई भी लेबर, ठीक है ना, जैसे कि माइंस, होटल, क्लियर, या रोड, किसी भी तरीके में जिसमें जो क्या है डेंजर या उनकी जो स्ट्रेंथ है उससे काफ़ी हैवी है, उनको इंजरी डेंजर होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो उन सब चीज़ों को कौन कौन से वो हैं लेबर, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रोहिबिट किए गए हैं, तो वो किस में बताए गए हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंदर। कहीं ना कहीं 38 को ही मॉडिफाई करके क्या किया गया है, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 बनाया गया है, ठीक है ना, 38 और 86 याद रखना है आपको, इसका यही पनिशमेंट है। क्लियर है? अब काफी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो लेटेस्ट भी है और काफी इंपोर्टेंट भी बनता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्लियर? या फिर कैसे बोल सकते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। इस तरीके से काफी इंपोर्टेंट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। दिल्ली के अंदर काफी जब वो निर्भया का जो रेप हुआ था उस टाइम पर काफी पब्लिक ने क्या किया था, उसको प्रोटेस्ट किया था। तो उस प्रोटेस्ट के टाइम पर इतनी मांग उठी गई थी उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एक दो अपराधी ऐसे थे जो अंडर 18 थे, ठीक है, माइनर थे, तो उन माइनर को भाई बड़े होने के बाद में, ठीक, आप आफ्टर 18 ईयर्स और बिफोर 18 ईयर्स उनकी मेंटल एबिलिटी का या जो उन्होंने जो अपराध किया है, ठीक है ना, उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, उनको किस तरीके से सुधारा जाएगा या किस तरीके की पनिशमेंट दी जाएगी, वो अंडर 18 ईयर्स के लिए किसी भी तरीके का प्रावधान नहीं था, ठीक है ना, उनको माइनर समझ के छोड़ दिया जाता था। लेकिन इतना घिनौना अपराध उन्होंने किया था, उसके बाद पब्लिक में डिमांड उठी थी कि इनके लिए, बच्चों के लिए भी उनकी केयर और उनके प्रोटेक्शन के लिए देखते हुए उनको प्रोटेक्ट भी करना है और उनके लिए पनिशमेंट भी देना है, ठीक है ना। तो ये सब बताया गया था किसके अंदर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 31 दिसंबर 2015। क्लियर? काफी इंपोर्टेंट है, लेटेस्ट है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको याद रखना है, 31 दिसंबर 2015 को आया था, ठीक है ना। ये क्या करता है, केयर और प्रोटेक्शन भी करता है चिल्ड्रंस को, और उनको उनके द्वारा किए गए अपराध को पनिशमेंट करने के लिए प्रावधान भी बनाता है। क्लियर? काफी इंपोर्टेंट है और काफी अच्छा भी है, जो आने वाले फ्यूचर में बच्चों को
उनकी केयर की जाएगी, और जो जुवेनाइल जस्टिस या जुवेनाइल जो क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं उनको डिक्रीज करने के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है, और आगे भी होता रहेगा। टाइम टाइम पे इसके अंदर क्या कहेंगे, कुछ चेंजेस होते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे, उनको आपको अपडेट कराते रहेंगे। क्लियर? आपके अपने नर्सिंग के एग्जाम के हिसाब से या फिर पीडियाट्रिक के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया था इन्फोर्समेंट के। क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पीडियाट्रिक के बारे में जब हम स्टडी करेंगे। क्लियर? प्लीज लाइक अवर चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है ना, एक लिमिट होती है, जब तक वो लिमिट तक सब्सक्राइब नहीं होगा चैनल, तब तक हम आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। तो प्लीज़ एक बार इसको मोर देन 1000 सब्सक्रिप्शन आप दे दीजिए, लाइक दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको लाइव, ये हम आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हम उनके ट्रस्ट को और उनको कंपटीशन लेवल तक ले जाने की फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोशिश करेंगे। क्लियर? सो प्लीज़ लाइक, जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं, वो चैनल पर आप हमें मोटिवेट कीजिए, हम आपको डबल पावर के साथ में मोटिवेट करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ डेवलपमेंट के बारे में। बच्चा किस तरीके से, पीडियाट्रिक या चाइल्ड का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसके डेवलपमेंट की एज के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या है, कुछ स्टेज होती है, उन स्टेज को अलग अलग नाम दिया गया है, जो कि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है ना दोस्त? तो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, अब किस स्टेज को क्या नाम दिया गया है, वो आपको मैं यहाँ पर एक बार जस्ट टर्मिनोलॉजी के रूप या जस्ट इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आगे जब हम पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है ना, ये तो हमने सुना ही नहीं। तो सारी चीज़ों को जीरो लेवल, इसीलिए मैंने कहा था जीरो लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक आपको लेके जाए। क्लियर? तो कौन कौन से टर्म है ऐसा, ओबीसी के अंदर भी आप पढ़ोगे, यहाँ भी एक बार आपको बता देता हूँ पीडियाट्रिक को। ठीक है ना, जैसे कि सबसे फर्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, मेल फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। क्लियर? वाई और एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि स्पर्म और ओवम, जब ओवम रिलीज होता है उस टाइम कोइटस से क्या होता है, एजेकुलेशन होता है स्पर्म का, और वो जाकर के एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, और स्पर्म में वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के अप टू 2 वीक तक, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फर्टिलाइजेशन टू अप टू 2 वीक्स तक जो नाम दिया जाता है उस जो मेल और फीमेल बेबी से जो न्यूक्लियस बना है, ठीक है ना, जो जाइगोट बना है, ठीक है ना, किस तरीके से डेवलपमेंट करता है, क्या क्या उनके अंदर जैसे स्टेज देखने को मिलती है, जैसे मॉलुला स्टेज हो गई, साइटोप्लास्ट, ठीक है ना, क्या क्या डेवलपमेंट किस किस स्टेज से चाइल्ड बनता है, प्लांटेशन होता है, वो सारी चीज़ें ओबीसी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं जस्ट आपको नाम ही बता रहा हूँ कि किस स्टेज तक बच्चे की डेवलपमेंट को क्या नाम दिया जाता है। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन टू अप टू 2 वीक, दैट इज जाइगोट। क्या नाम दिया गया उसको? जाइगोट। क्लियर? इसके बाद में है नेक्स्ट 2 वीक टू 8 वीक। क्लियर? 2 वीक से जाइगोट के बाद में नेक्स्ट अप टू 8 वीक तक उसको नाम दिया गया है एम्ब्रियो। क्लियर? आपको पता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको रिव्यू करें और याद करने की कोशिश करें। क्लियर? फिर 8 टू 14 वीक। क्लियर? 8 टू 14 वीक तक क्या नाम दिया गया है? फीचर, यानी कि प्रेगनेंसी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। 2 वीक तक क्या करता है बच्चा, अपनी सेल्स के अंदर 2 तरीके के डिवीजन होते हैं। ठीक है ना, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। क्लियर? तो आपको पता है जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनके अंदर कितने मियोसिस और माइटोसिस दोनों ही सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं। जनरली जो बॉडी की ग्रोथ
करते हैं, या सेल के अंदर जो डिवीजन होता है एक ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है ना, तो वो कौन सा होता है, माइटोसिस। क्लियर, यहाँ पर माइटोसिस होता है जाइगोट किस तरीके से फिर, और जो प्रोन्यूक्लियस बनते हैं ये यानी कि स्पर्म और ओवम जो बनते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बनते हैं। क्लियर, ये आपको याद रखना है। 2 एम्ब्रियो हो गया, 42 फीटस हो गया। क्लियर, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, 40 वीक्स के बाद में क्या होता है, डिलीवरी। ये किसके अंदर हो रहा था, फीमेल यूटेरस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। क्लियर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट हो रहा था। अब बेबी क्या करता है, डिलीवर हो जाता है, यानी खुद ही बॉन्ग से या यूटेरस से निकल के बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आता है तो फिर किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, तो जैसे ही बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियोनेट या फिर न्यूबॉर्न। क्लियर, नियोनेट या न्यूबॉर्न बोलते हैं। तो देखिए नियोनेट, नियोनेट क्या होता है, बर्थ या जीरो बोलिए या बर्थ बोलिए, बर्थ 28 डेज तक, 28 डेज तक उसको क्या बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। ठीक है ना, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो अर्ली नियोनेट, एक होता है लेट नियोनेट। क्लियर, अर्ली नियोनेट यानी कि बर्थ टू 7 डेज। क्लियर, बर्थ से लेकर के 7 डेज तक क्या होता है, अर्ली नियोनेट होता है। लेट नियोनेट होता है 8 to 28 डेज। क्लियर, ये आपको याद रखना है। न्यूनेट यानी बर्थ टू 28 डेज होता है, उसको न्यूनेट या न्यूबॉर्न बोलते हैं। इसके अंदर भी दो चीज, एक तो अर्ली न्यूनेट 1 वीक तक, और लेट न्यूनेट 1 वीक टू 4 वीक। ठीक है नी, 8 to 28 डेज तक। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन्फेंट। क्लियर, इन्फेंट का मतलब होता है 1 मंथ टू 1 मंथ यानी 28 डेज, 1 मंथ टू 1 ईयर। क्लियर, 1 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक का जो बेबी होता है दैट इज इन्फेंट। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1 ईयर टू 3 ईयर। क्लियर, दैट इज नोन एज टॉडलर। इसको क्या कहते हैं, टॉडलर कहते हैं। टॉडलर इंजरी की काफ़ी रिस्क रहती है और इसको सेफ्टी मेजर दिया जाता है, यानी कि 1 ईयर टू 3 ईयर तक की बेबी को टॉडलर कहा जाता है। 1 मंथ टू 1 ईयर तक की बेबी को इन्फेंट कहा जाता है। क्लियर, प्लीज दोस्त जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटी मोटी इग्नोरेंस फर्स्ट क्लास है हमारी, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद में है। 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस के बाद में आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, बस 0 लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मोटिवेट करें हमको। ठीक है ना, नर्सिंग के फील्ड में हम भी उठाना चाहते हैं और आप बच्चे भी हमें मोटिवेट करके और हमारे फील्ड को और हमें पहचान दिलाने की पूरी कोशिश करें। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं टॉडलर। टॉडलर के बाद में नेक्स्ट आता है आपका 3 to 6 ईयर चाइल्ड, दैट इज नोन एज प्री स्कूल। प्री स्कूल एज। क्लियर, तो कहते हैं प्री स्कूलर एज कहते हैं। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट आता है 6 to 12 ईयर, इसको बोलते हैं वो स्कूल एज। क्या बोलते हैं, स्कूल एज चाइल्ड। क्लियर, स्कूल एज चाइल्ड। इसके बाद आता है 12 to 16 ईयर्स या फिर ऐसे कह सकते हैं 18 ईयर। लेकिन हम इंडिया में बात कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हम 16 ईयर कहेंगे। ठीक है ना, दैट इज एडोलेसेंट। क्लियर, ये बच्चे की उसका जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है उसकी एज को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, किस एज पर क्या नाम दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं देखो प्री स्कूल यानी कि स्कूल जाने से पहले की एज। ठीक है ना, आजकल तो इसी एज के अंदर बच्चों को स्कूल से नर्सरी प्री नर्सरी, लेकिन जो हमारा डिवाइड किया गया है वो स्कूल एज यानी कि 6 ईयर्स के बाद में प्राइमरी एजुकेशन की चालू होती है। क्लियर, 12 ईयर्स दैट इज एडोलेसेंट, यहाँ से उनकी प्यूबर्टी का स्टार्ट होता है। क्लियर,
इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी। ये कुछ स्टेज थी एक तरह से जो आपको याद रखना काफी जरूरी था पीडियाट्रिक को पढ़ने से पहले, ठीक है ना। इसी तरीके से पीडियाट्रिक के बारे में न्यूबॉर्न की केयर पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। लेकिन न्यूबॉर्न की केयर पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा तभी अपन न्यूनेट प्री टर्म बेबी की किस तरीके से देनी है, पोस्ट टर्म बेबी किस तरीके से है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, स्टिल बॉर्न क्या होता है, ठीक है ना, टर्म बेबी क्या होता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, इन सब उनकी किस तरीके से केयर की जाती है, टर्म बेबी के लिए अलग, पोस्ट टर्म के लिए अलग, ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है उनके लिए अलग तरीके की केयर की जाती है। तो इन सब चीज़ों को केयर को न्यूबॉर्न की केयर पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है हमको, ठीक है ना, कि ये होते क्या है एक्चुअली, प्री टर्म किसे कहते हैं, स्टिल बॉर्न बर्थ किसे कहते हैं। तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। क्लियर? टर्मिनोलॉजी क्लियर। सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं स्टिल बर्थ। इसकी बात करते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? बर्थ आफ्टर 22 वीक और weight more than 500 gram and without any evidence of life, ठीक है, of life। अगर बेबी का बर्थ होता है कैसे? आफ्टर 22 वीक के बाद में है, या तो ये हो सकता है, या वेट की बात करें तो मोर देन 500 ग्राम और विदाउट एनी एविडेंस ऑफ लाइफ, वो लाइव होने की या अपने जीवित होने का कोई भी ऐसा एविडेंस उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि हार्ट रेट नहीं है, पल्सेशन उसका बिल्कुल नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है, बीपी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी जो लाइव बच्चा लाइव होने के एविडेंस है वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उस बेबी को अपन क्या कहेंगे? स्टिल बर्थ कहेंगे। क्लियर? अब 22 वीक ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 20 पूछा जाएगा, 22 होगा, 28 होगा, जो कि कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कौन सा? 22 वीक। और इससे पहले जो बर्थ होता है स्टिल बर्थ, अगर 22 बिफोर 22 वीक और लेस देन 500 ग्राम बेबी का बर्थ होता है तो दैट इज नोन एज अबॉर्शन। उसको क्या कहते हैं? मिसकैरेज। क्लियर? ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं टर्म बेबी की। इसकी बात करते हैं टर्म की। तो टर्म बेबी के साथ में दो चीजें और जुड़ती हैं। जो टर्म के बाद जाता है दैट इज पोस्ट टर्म, और टर्म से पहले रहता है दैट इज प्री टर्म। एक साथ में 3 टर्मिनोलॉजी को क्लियर करेंगे बोल, ठीक है। प्री टर्म, पोस्ट टर्म और टर्म। टर्म क्या होता है? देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। आपको पता है 37 वीक है, क्लियर, 37 टू 42 वीक आपको पता है क्या होता है? टर्म डिलीवरी होता है, टर्म गैस्ट्रेशनल एज होती है, क्लियर, 37 वीक टू 42 वीक, क्लियर। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे डायरेक्ट 37 टू 42 वीक। उसने बोल दिया, आपको कंफ्यूज करेगा वो, आफ्टर 37 वीक, ठीक है, या फिर आफ्टर 36 वीक, इस तरीके से किसी भी तरीके से वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसीलिए आपको इसको अच्छे से याद रखने के लिए आपको डे याद रखनी पड़ेगी, यानी 259 टू 294 डेज, क्लियर। यानी कि 42 कंप्लीट वीक, 42 वीक को क्या करना है? अपन को इंक्लूड करना है। जैसे ही 42 वीक के बाद एक भी दिन होता है, यानी कि 295 डेज आ जाते हैं, तो किसके अंदर चला जाएगा वो? आफ्टर 42 वीक, या फिर मोर देन 294 डेज, ठीक है। 94 अगर है तो इंक्लूड इन द टर्म। अगर 95 होता है, आफ्टर 94 है या फिर 95 इंक्लूड होगा, तो किसके अंदर आएगा? पोस्ट टर्म बेबी के अंदर आएगा, क्लियर। इसी तरीके से अगर 37 वीक है, ठीक है ना, कंप्लीट, और अगर 37 वीक में एक भी दिन कम है, यानी कि 2 बिफोर 259 डेज, अगर 259 है तो टर्म के अंदर, अगर 258 है तो प्री टर्म के अंदर,
क्लियर, कह सकते हैं या ऐसे कहते हैं बिफोर 37 वीक। ये आपको थोड़ा सा क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा था मुझे, और मैं आपका ये क्लियर कर रहा हूँ, और आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा फ्यूचर में। आपके बिल्कुल ही क्लियर हो गया डे के हिसाब से। 294 इंक्लूड हो रहा है टर्म के अंदर, 259 टर्म के अंदर, लेकिन 258 प्री टर्म के अंदर। क्लियर, 295 पोस्ट टर्म के अंदर। क्लियर, ये आपको तीनों टर्मिनोलॉजी क्लियर है, किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं बर्थ वेट की। ठीक है, इसकी बात करते हैं बर्थ वेट। क्लियर, अब बर्थ वेट अपन ने बात करी थी स्टिल बर्थ। एक हाँ एक टर्मिनोलॉजी है, अपन ने स्टिल बर्थ की बात करी थी, उसके साथ में लाइव बर्थ भी करना जरूरी है। ठीक है ना, लाइव बर्थ। लाइव बर्थ क्या होता है? लाइव बर्थ वो होता है जिसमें बेबी जब कंसेप्शन से लेकर के सेपरेट होता है मदर से, तो कोई भी साइन जो लाइफ के है वो शो करता है। स्टिल बर्थ के अंदर नो एनी, देखो सेपरेशन फ्रॉम द मदर एंड शो साइन ऑफ लाइफ। क्या है वो? लाइव होने का साइन दिखाता है हमको। ठीक है ना, बेबी मदर से आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर सो एनी साइन ऑफ लाइफ। क्या? जैसे लाइक हार्ट रेट, ठीक है ना, दिखाता है, ब्रीदिंग, ब्रीथ दिखाता है। क्लियर, बीपी, कोई भी ये वाइटल साइन है उसके अंदर, वाइटल यानी कि साइन जो उसको जीवित करने के प्रमाण है, जीवित दिखाने के प्रमाण है, वो अंदर का उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे अपन लाइव बर्थ। ठीक है, स्टिल बर्थ लाइव बर्थ जस्ट अपोजिट है। अगर कोई भी साइन नहीं है उसके अंदर, आफ्टर 22 वीक्स है और मोर देन 500 ग्राम है, तो स्टिल बर्थ कहेंगे विदाउट एनी साइन ऑफ लाइफ। अगर उसके अंदर सेपरेट होने के 22 वीक के बाद सेपरेट हो रहा है, क्लियर, और मोर देन 500 ग्राम है, लेकिन साइन और उसके साथ साथ में साइन दिखा रहा है किसके? लाइव होने के। हार्ट रेट भी है प्रेजेंट है, ब्रीथ भी है, बीपी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, वाइटल साइन प्रेजेंट है, तो उसको कहेंगे लाइव बर्थ। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं बर्थ वेट की। ठीक है ना, तो इसमें बर्थ वेट में बर्थ तो नॉर्मल बर्थ वेट होता है बेबी का, वो कितना होता है? 2500 ग्राम टू 4300 ग्राम। क्लियर, ये है। वैसे कई बुकों में 3500 ग्राम इस तरीके से बताया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, ठीक है ना, मानेंगे आप, तो वो क्या है? 4300 ग्राम तक इंक्लूड किया गया है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इन सब चीज़ों को याद नहीं रखना है आपको, जो बताया जा रहा है वही याद रखना है। ठीक है ना, बर्थ वेट 2500 टू 4300 ग्राम अगर है इसके अंदर बेबी, तो दैट इज नॉर्मल बर्थ वेट। अगर इसके बाद का बर्थ वेट है मोर देन 4300, तो वो क्या है? हैवी बर्थ वेट, हैवी बर्थ वेट। क्लियर, अगर इससे लो है तो फिर उसको कहेंगे लो बर्थ वेट। क्लियर फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। लो बर्थ वेट यानी कि लेस देन 2500 ग्राम, लेस देन 2500 ग्राम। अब इसमें भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कंफ्यूजन। 2499 ग्राम, 2499 ग्राम है, तो उसको कहेंगे लो बर्थ वेट। अगर एक 2499 से जैसे ही 2500 ग्राम होता है, तो दैट इज नॉर्मल बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट। क्लियर, और 4300 ग्राम। क्लियर, इसके बाद में अगर 4401 ग्राम भी होता है, ठीक है ना, 43.1 ग्राम भी होता है, दैट इज हैवी बर्थ वेट। क्लियर, इसी तरीके से अब लो बर्थ वेट को भी कई तरीके से डिवाइड किया गया। एक तो लो बर्थ वेट होता है लेस देन 2500 ग्राम, या फिर इंक्लूडिंग 2499 ग्राम या 2499 ग्राम। क्लियर, एक होता है वेरी लो बर्थ वेट,
क्लियर। वेरी लो बर्थ वेट बेबी में कौन आता है, जो लेस देन 1500 ग्राम। क्लियर। देखो लो बर्थ वेट बेबी में मोर देन 1500 ग्राम बट लेस देन 2500 ग्राम। क्लियर, ये आप कंफ्यूज नहीं होना है। लो बर्थ वेट मोर देन 1500 ग्राम बट लेस देन 2500 ग्राम, तो वो किसके अंदर लिया गया है, लो बर्थ वेट के अंदर। वेरी लो बर्थ वेट बेबी मोर देन 1000 ग्राम या फिर मोर देन 1 kg टू 1500 ग्राम। ठीक है, 1500 ग्राम मतलब 1499। ठीक है, जैसे ही 1500 होगा लो बर्थ वेट के अंदर चला जाएगा, जैसे ही 1499 होगा वेरी लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट। क्लियर, इस तरीके से। और एक होता है एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीम बहुत ही ज्यादा, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। क्लियर, आपको कंफ्यूजन होगा, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी यानी कि लेस देन 1000 ग्राम या फिर लेस देन 1 kg। क्लियर, 1 kg से कम, इसका मतलब है 1 kg से कम होना चाहिए यानी कि 999 ग्राम। क्लियर, अगर 999 से कम है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, 1000 है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी या उससे ज्यादा है, लेकिन 1500 से कम है तो उसको वेरी लो बर्थ वेट बेबी, 1500 से ज्यादा है, ठीक है ना, और 2499 तक है तो उसको लो बर्थ वेट, जैसे 2500 होगा दैट इज नॉर्मल बर्थ वेट बेबी। ठीक है ना, हैवी बर्थ वेट 4301 ग्राम अगर है तो उसको हैवी बर्थ वेट बोला जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ बर्थ वेट को लेकर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आगे काफी इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि आगे जाके आपके बहुत काम आने वाले हैं। किस तरीके की केयर बर्थ वेट बेबी को, किस तरीके का फ्लूइड मैनेजमेंट है, ठीक है ना, कितना ट्रांसफर करना है, ठीक है ना, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेट उनको किस तरीके से करना है, डोज वगैरह मेडिसिन, वो सब चीज़ें काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाएंगी अगर ये आपको याद रहेगा, वहाँ पर ये बार बार टर्मिनोलॉजी उपयोग में ली जाएगी। क्लियर, अब इसके बाद काफ़ी इंपोर्टेंट है जो कि इन फ्यूचर पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट है, बात करते हैं जो कि आपने देखा होगा, समझा होगा, लेकिन आज आपका कंफ्यूजन बिल्कुल ही क्लियर कर देते हैं और इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, ठीक है ना, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज है। क्लियर, एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज यानी कि वही बात हो गई, एप्रोप्रिएट यानी कि जितना हमको जरूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना का उतना ही है, तो दैट इज एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। तो एज के अकॉर्डिंग जितनी हमको जरूरत है उसकी जेस्टेशनल एज पर उसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके के अंदर उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज कहलाएगा। क्लियर, अब इसकी अपन बात करते हैं। जब सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ इंपोर्टेंट के जो असेसमेंट बात करते हैं, असेसमेंट होता है। क्लियर, परसेंटाइल के रूप में, किसके रूप में बताते हैं, पहली बात तो एप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, तो वो किसके अंदर, परसेंटाइल के अंदर लिया जाता है। क्लियर, परसेंटाइल 100 0 से लेकर के 100% तक का होगा। क्लियर, और असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज ये किसके अंदर किया जाता है, ये स्किल होती है, इसको बोलते हैं अपन न्यू बैलार्ड। काफी इंपोर्टेंट है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है आपसे, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है, न्यू बैलार्ड स्केल। क्लियर, न्यू बैलार्ड स्केल के अंदर दैट इज नॉर्मल असेसमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज होता है, यानी कि, और ये कहाँ तक, नॉर्मल से लेकर के एबनॉर्मलिटी जो होती है उसको भी असेस करते हैं, यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी के बारे में भी ये बैलार्ड स्केल बता सकते हैं, न्यू बैलार्ड स्केल। लेकिन आपसे यही पूछा जाएगा कि असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल एज।
तो किसके द्वारा किया जाता है ये? न्यू बेलार्ड स्केल के द्वारा। किसके अंदर किया जाता है? न्यू बेलार्ड स्केल के अंदर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है तो इसके स्कोर के बारे में पूछा जा सकता है, इसका नॉर्मल स्कोर कितना होता है। क्लियर? तो ये होता है आपका 20 to 44, ठीक है ना। और ये किसके बारे में बताती है? ये बताती है आपकी न्यूरोमस्कुलर टू फिजिकल मैच्योरिटी, ठीक है ना। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। असेसमेंट ऑफ गैस्ट्रेशनल एज किसके द्वारा किया जाता है? न्यू बेलार्ड स्केल के द्वारा किया जाता है। क्लियर? इसकी रैंक कितनी होती है? स्कोर की बात करें तो 20 to 44 होता है। और इसके अंदर किन पैरामीटर्स को लिया जाता है? तो इसके अंदर न्यूरोमस्कुलर और फिजिकल मैच्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं परसेंटाइल की, ठीक है ना। किस तरीके से अप्रोप्रिएट फॉर गैस्ट्रेशनल एज बेबी को इंक्लूड किया गया परसेंटाइल में। तो जो 10 to 19 परसेंटाइल की बेबी जो होते हैं उनको अप्रोप्रिएट फॉर गैस्ट्रेशनल एज कहा जा सकता है। क्लियर? ऐसे कह सकते हैं और ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज 10 to 90, 100 और 0 परसेंटाइल। क्लियर? अगर इस तरीके के अंदर बेबी है तो उसको कहेंगे एप्रोप्रिएट फॉर गैस्ट्रेशनल एज, एजी, ठीक है ना। इससे बिलो है तो स्मॉल फॉर गैस्ट्रेशनल एज कहेंगे। क्लियर? इससे लार्ज है, बड़ा है, तो इसको कहेंगे लार्ज फॉर गैस्ट्रेशनल एज। क्लियर? अब बात आती है परसेंटाइल क्या चीज होती है। परसेंटाइल का मतलब होता है एक तरह से रैंक। आप किस एवरेज के अंदर या किस डाटा के अंदर आपको इंक्लूड किया गया है। जैसे मैं बात करता हूँ कि मेरा कोई भी डाटा का जो असेसमेंट है वो है 25। क्लियर? 25 है और बहुत सारे सैंपल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बेबीज को लेकर के ये मेजर किया गया है। तो जैसे कि 100 सैंपल्स को लिया गया है, ठीक है ना। अब ये स्टैटिक्स का पार्ट है, एक तरह से देखा जाए स्टैटिक्स। क्लियर? उसके अंदर परसेंटाइल और इन सब चीज़ों की बात की जाती है। एप्रोप्रिएट गैस्ट्रेशनल एज को भी जब स्टैटिक्स के द्वारा, रिसर्च स्टडी के द्वारा देखा गया तो उसको मेजरमेंट परसेंटाइल के रूप में ही दिया, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है एम्स के द्वारा, ठीक है ना। तो देखिए अब मेरा 25 है और किसी का 28 है, ठीक है ना। किसी का 21 है, किसी का 18 है, ठीक है ना, और किसी का 15 है, इस तरीके से। तो उन्होंने परसेंटाइल में रैंक में इनको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया कि भाई 20, 30 तक, 30 परसेंटाइल तक किस किस को इंक्लूड किया जाएगा और उनको क्या नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि 15 to 30 परसेंटाइल तक इनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इसके अंदर उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो नॉर्मल होंगे, एबनॉर्मल होंगे, किस तरीके से उनको, जैसा अपन रिसर्च स्टडी जो जिस डाटा को लेकर के, जिस चीज को लेकर के परसेंटाइल लगा रहे हैं उसको उसकी जो रैंक होंगी या जो उसके जो डाटा होंगे वो उसके अंदर फिट कर देंगे। तो बोल सकते हैं कि 15 to 30% के अंदर ये सारे इंक्लूड किए गए, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने हो जाते हैं? 15, 18, 21, 28, 25 और 28 भी है, 21 भी है, 18 भी है, 15 भी है, 35 भी है। क्लियर? अब मेरा कितना था? 25। तो मैं किस परसेंटाइल के अंदर हूँ? 15 to 30 परसेंटाइल के अंदर इंक्लूड किया गया है मुझे। या फिर परसेंटेज की बात करें तो मेरा कितना है? 25% है। ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हो गई, लेकिन जब कंप्लीट किसी के लिए बात की जाती है तो उसकी एवरेज रेंज में बात हो जाती है। तो रेंज में जब बात करते हैं तो 10 से 19 परसेंटाइल जो बेबी होगा उसको कहेंगे अपन एप्रोप्रिएट फॉर गैस्ट्रेशनल एज। क्लियर? क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्लियर करेंगे, ठीक है ना। कमेंट करके बता सकते हैं। किसी को कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फिर से क्लियर किया जा सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर, आप अपना काम कर दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैंने डिसाइड किया है आपको किसी भी तरीके से, हर लेवल से, हर तरीके से आपको एग्जाम क्लियर करवाना,
नर्सिंग के फील्ड में मेरे स्टूडेंट्स को ऊपर तक लेके जाना, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप मुझे बस इतना सा काम कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मुझे पहचान दीजिए, मैं आपको पहचान दूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है, साथ नहीं छूटेगा आपका दोस्तों। बस आप अपना साथ काम कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको हो गया, ठीक है ना। मैंने बताया था स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, क्लियर। अब बात करती थी एप्रोप्रिएट क्या है, 10 to 90 परसेंटाइल है, लेकिन बिलो 10 परसेंटाइल है तो इसको अंदर किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के अंदर। इसी तरीके से लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, ठीक है। इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ बर्थ वेट, ठीक है ना, बर्थ वेट का कोई रिलेशन नहीं है इसका, सिर्फ गेस्टेशनल एज का रिलेशन है। मोर देन 90 परसेंटाइल है यानी 100 तक, क्लियर। लेकिन 100 नहीं कहेंगे, अपन को याद करना किससे, मोर देन 90 परसेंटाइल। ऑप्शन में बस यही आएगा, मोर देन 90, मोर देन 80, 70, 50, किस तरीके से लास्ट को मोर देन 90। स्मॉल 4 का आएगा लेस देन 7, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 20, ठीक है। लेस देन 90 कोई भी आ सकता है, तो आपको लेस देन 10 को स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज कहा जाएगा। एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज है तो उसमें आएगा 10 to 90 परसेंटाइल, 20 to 30 या फिर 50 to 100, इस तरीके से ऑप्शन में कुछ भी देखने को आपको 10 to 90 परसेंटाइल को क्लियरली याद रखना है, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं फ्रेंड, जब बर्थ वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, अपन ने देखा था लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, क्लियर। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब बर्थ वेट की बात कर रहे हैं तो दूसरी जो डाटा है, क्लियर, या दूसरी जो भी चीजें जैसे कि गेस्टेशनल एज है, बर्थ वेट की बात कर रहे हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज, उसका गेस्टेशनल एज से कोई रिलेशन नहीं है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे दे सकता है, देखो बर्थ वेट में ही आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपसे बोलता है डिलीवरी आफ्टर 37 वीक एंड बर्थ वेट is about 2400 ग्राम, ठीक है ना। अब आप बताइए, ऑप्शन में होगा नॉर्मल बर्थ वेट 37 वीक पे, या फिर ऐसे कह सकता है 38 वीक। आफ्टर 38 वीक डिलीवरी हुई है, उसका बर्थ वेट है 2400 ग्राम है, वो नॉर्मल बर्थ वेट है, ठीक है ना। फिर क्या ऐसे कह सकते हैं वेरी लो बर्थ वेट है, या फिर ऑप्शन में हो सकता है लो बर्थ वेट है, क्लियर। और नेक्स्ट होता है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट, ठीक है। लो बर्थ वेट होगा ऑप्शन में, किसी भी तरीके से आपको रखना है। तो आप देख सकते हो इस चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डिलीवरी आपको 38 वीक्स हो रही है यानी कि नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी टर्म बेबी है, इसको टर्म के साथ में इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर। जब टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म में वहां पर इसको इंक्लूड करना है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, बर्थ वेट का वहां पर कोई नहीं है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। और जब बर्थ वेट की बात कर रहे हैं तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज है बर्थ वेट, सिर्फ बर्थ वेट के बारे में। तो ये किसमें आएगा, लो बर्थ वेट बेबी के अंदर, किसके अंदर आएगा, लो बर्थ वेट बेबी, ऑप्शन 3 आपको। नॉर्मल आपको नहीं लगाना है यहाँ पर, 38 वीक से कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से अगर इसी में सेम ऑप्शन चेंज कर दिया जाए, ये क्या है, टर्म है, प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, क्लियर। तो 24 कितना 2400 ग्राम, इससे आपको प्री टर्म कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। क्या है 38 है यानी कि टर्म बेबी के लिए, क्लियर। जब जिसकी बात कर रहे हैं उसमें बर्थ वेट कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको इस तरीके से ऑप्शन में डाल सकता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्लियर, IUGR, क्लियर। ग्रोथ ये क्या होता है, नाम से पता चलता है, इंट्रा
यूटेराइन ग्रोथ रिटार्ड। यूटेरस के अंदर बेबी का जो नॉर्मल, अभी अपने बात की थी एप्रोप्रिएट फॉर गेस्टेशनल एज, गेस्टेशनल एज पर एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे अपन, IUGR कहेंगे, यानी कि ग्रोथ क्या होगी इसकी, रिटार्ड होगी। जैसे बर्थ वेट नॉर्मल कितना होता है या 6 वीक पर कितना बर्थ गेन होता है, ठीक है। जैसे ट्राइमेस्टर की बात की थी, फर्स्ट टाइमेस्टर के 1 kg होता है, सेकेंड के अंदर 5, थर्ड के अंदर 5 kg, टोटल 11 kg वेट गेन होता है एक मदर के अंदर, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लेकिन इसमें क्या उसको 3 हुआ, इसमें 4 हुआ, इस तरीके से क्या हुआ, इसका रिटार्डेड हो गया, यानी कि अब ये मदर का वेट गेन हुआ। इसी तरीके से बेबी में नॉर्मली आपको देखा होगा बेबी का 2500 to 4300 ग्राम था, अब इतना ना होकर के 24 है, ठीक है ना। उसके प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हुई है, उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हुआ है, उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। अब इसमें एक IUGR में एक काफी इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, IUGR का फैक्टर काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का सीक्रेशन आपको पता है, जो थायरॉइड ग्लैंड है फीटस के अंदर वो 12th वीक तक मैच्योर हो जाती है, ठीक है ना, और 12th वीक पर तक मैच्योर होकर के 12th वीक से ही क्या करती है, वो स्टार्ट कर देती है, स्टार्ट थायरॉक्सिन फॉर्मेशन, क्लियर, 12th वीक तक ये आपको याद रखना है। और 16 वीक तक ये किसके अंदर, सैंपल के अंदर देखने को मिल जाता है। स्मॉल अमाउंट होती है थायरॉक्सिन की, वो 12th वीक से स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा कह सकते हैं 12 to 16 वीक पर क्या है, थायरॉक्सिन का सीक्रेशन फीटस के अंदर, किसके अंदर, फीटस के अंदर सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। तो इस फीटस, अब आपको बताया थायरॉक्सिन किसके लिए इंपोर्टेंट है, स्केलेटल मैच्योरेशन, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी इंपोर्टेंट है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसीलिए अगर थायरॉक्सिन 12th वीक पर या फिर थायरॉइड ग्लैंड में किसी भी तरीके से सीक्रेशन नहीं होता है, वो मैच्योर नहीं हो पाती, तो बेबी के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं कुछ मोर्टेलिटी रेट है जो पीडियाट्रिक के अंदर स्टडी की जाती है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, क्लियर। अब मोर्टेलिटी आपको पता है दो चीज़ों को असेस करते हैं, एक तो मोर्टेलिटी होती है, यानी एक 1 ईयर के अंदर, जिस ईयर की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं 2023, तो 2020 के अंदर कितने लाइव बेबी ने जन्म लिया है, टोटल लाइव बर्थ कितनी है, क्लियर। उसमें से इन्फेंट क्या होता है आपको पता है, 1 month to 1 ईयर तक की बेबी, कितनी मोर्टेलिटी की बात करते हैं, डेथ, कितनी डेथ हुई है, क्लियर। और एक होता है मॉर्बिडिटी, यानी डिसीज, कितने लोग बीमार हुए, रोगग्रस्त हुए लेकिन डेथ नहीं हुई है उनके अंदर, ठीक है, सीवियरली डिसीज है, उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, HIV, किसी भी तरीके का कोई भी डायरिया वगैरह कोई भी डिसीज कंडीशन अगर उसके अंदर देखने को मिल रही है, तो वो मॉर्बिडिटी, और कितनी डेथ हो रही है इन मॉर्बिडिटी की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से, तो उसको कहते हैं मॉर्टेलिटी, क्लियर। तो अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो टोटल डेथ around 1 month to 1 year बेबी, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे किसको, टोटल लाइव बर्थ इन गिवन ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे 1000, क्लियर। तो आपकी आ जाएगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितनी डेथ हुई है 1 month to 1 year बेबी के अंदर, उसी ईयर में, जिस ईयर में टोटल लाइव बर्थ कितना है, ठीक है ना, गिवन ईयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि टोटल बर्थ डेथ हुई है 50, क्लियर, कितनी 50, और टोटल बर्थ हुए हैं वो कितने हुए हैं 1000, क्लियर।
और इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1000 से 1000 चला गया और कितना हो गया 50%। रेट कितनी होगी उसकी, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट कितनी होगी 50, कितनी होगी 50। क्लियर। इसी तरीके से न्यूनेटल का वही हो गया, न्यूनेटल डेथ in given year divided by total birth in same year multiply by 1000। क्लियर। और न्यूनेट आपको पता है बर्थ टू 1 मंथ, बर्थ से लेकर के 1 मंथ तक कितने बेबियों की डेथ हुई है उसी ईयर में। जैसे 2015 के अंदर कितनी हुई थी, और उसी 2015 के अंदर ही टोटल सेम ईयर में कितनी बर्थ हुई है, उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से तो क्या आएगा आपका इनफेक्ट मोर्टेलिटी, वो सॉरी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट आ सकती है। जैसे 20 डेथ हुई है या 20 हुई है और टोटल बर्थ हुई है उस टाइम पर 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। तो वो कितनी हुई 20, उसकी न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कितनी होगी उस ईयर की 20%। क्लियर। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो आप स्पीड से रिलेटेड, ठीक है ना, या कोई भी क्लियरेंस, तो और स्लो पढ़ा सकते हैं और लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है ना। अब काफी इंपोर्टेंट पीडियाट्रिक का, जो कि क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर उसमें से क्वेश्चन नहीं देखा जाता। क्लियर। अगर पीडियाट्रिक में से क्वेश्चन पुटअप होगा तो वहां से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है। क्लियर। दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी INT। क्लियर। ऐसा कह सकते हैं वेरी INT, ठीक है ना। ये जो अब मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। एक एक वर्ड को, एक एक डेवलपमेंट को, इसमें से भी ग्रोथ में से भी मैं नहीं बात करते इन्फेंट की, ठीक है, वही बात आएगी यहाँ पर। टॉडलर की, प्री स्कूल, स्कूल एज में किस तरीके का ग्रोथ होता है, किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। क्लियर। इन दोनों में डिफरेंस, डेवलपमेंट में किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ग्रोथ के अंदर किन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी एक एक क्लियर की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले चैनल का और क्लास का, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और प्लीज़ लाइक। थैंक यू सो मच। बाय बाय फ्रेंड्स।